मैं अपने उन दोस्तों का जो यहाँ पर मुंतज़मीन हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बड़ी अच्छी जो इन्होंने ये एग्ज़िबिशन की है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। ये अपना बता सकेंगे डेवलपर्स ये किस तरह ये हाउसिंग की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। अनडाउटेडली ये एक बड़ा चैलेंज है। इसमें पब्लिक सेक्टर क्या परफॉर्म करता है, प्राइवेट सेक्टर क्या परफॉर्म करता है। बदकिस्मती से हमारे शहर जो उनके नए बनने वाले एरियाज़ हैं, उसके पास एक अर्बन प्लानिंग का बड़ा फुकदान है, जो कि बड़ा फेलियर है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का। मुझे यकीन है कि अभी मरीम नवाज़ साहिबा लेड गवर्नमेंट इस बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी। ये प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करेगा। जो प्रोमिसेस ये पब्लिक के साथ करते हैं और जो वादे वईद हैं, बेस्ट ऑफ देयर सर्विसेज देंगे। प्राइवेट सेक्टर ने एक बड़े हॉलमार्क्स क्रिएट किए हैं। नई सोसाइटीज़ में बड़ी अच्छी क्वालिटी लिविंग है, हर तबके के लिए है। छोटे घर भी बन रहे हैं, बड़े घर भी बन रहे हैं। लेकिन द चैलेंज रिमेन्स देयर कि खुदा ना खास्ता हमारे बड़े शहर कहीं स्लम्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो जो अर्बन प्लानिंग है दैट इज़ अ चैलेंज। और मेरा ख्याल ये है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलकर इस पे अपना रोल अदा करना चाहिए। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा देख के, एक बड़ी हैंड्स ऑन अप्रोच है, बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच है। अपनी सर्विसेज के मुतल्लिक बता रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं कि जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर करेंगे, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करेंगे। चीप हाउसिंग की बात भी हो रही है। सारी बातें आज ज़रूरी बातें हैं। तो मैं आपके जो मुंतज़मीन हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे हर छोटे बड़े डेवलपर को यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि वो एग्ज़िबिट कर सकें कि उनके प्रोग्राम्स क्या हैं, तो ये ज़्यादा तवातर के साथ मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ये होती रहनी चाहिए। और मैं एक बात बिफोर आपका मैं कोई सवाल जवाब आपसे करूँ, इसमें ये भी कंसर्न है कि ये जो हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं उनकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि हाउसिंग की नीड्स को आप वर्टिकल पे पूरा करें, आप हाई राइज बिल्डिंग्स पे जाएं, जो दुनिया अडॉप्ट कर रही है वो करें। शहरों के हुजम जितने फैलते जाएंगे उतनी ये हाउसिंग की नीड डेफिनेटली, पॉपुलेशन पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं। 25 करोड़ के मल्टीपल चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन जो बेहतरी की जा सकती है अपने वसाइल में वो करनी चाहिए। ISPR की जानिब से एक बड़ा बयानिया जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई में जो लोग मुलविस थे उनको फरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी सहूलतकारों के हवाले से इस मदद से। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी जुर्म है वो अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। और ये जो जुर्म है 9 मई के हवाले से मेरी इस पर बड़ी, पहले दिन से मैंने जब ये वाक़या पेश आया तो मेरी इस पे 3 नुकात पर एक बहस, मुसलसल बहस रही है। ए कि क्या ये एक आइसोलेटेड जुर्म था जो बस हो गया, जुर्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। ये प्री मेडिटेटेड था, सोचा समझा था, इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, इसको प्रैक्टिस किया गया। वो रूट जो जजेस की हमायत में, जजेस हमायत रैली का जो रूट था वो किसी हाई कोर्ट के सामने नहीं गया, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया, वो इंसिडेंटली तमाम कंटोनमेंट के एरियाज़ में फिरता रहा। वो जजेस हमायत रैली प्रोग्राम जस्ट 4 दिन पहले 9 मई से, उस दिन वो सारी मनसूबाबंदी को एक शक्ल दी गई। फिर वो जो एविडेंसेस मिले जिसमें एक जमात के ज़िम्मेदार अफराद का प्रोवोक करना, लोगों को इंस्टिगेट करना और फिर कंप्लायंस रिपोर्ट्स देनी कि रैंसैक कर दिया है, मिथ तोड़ दी है, जला दिया है, आर्सन कर दिया है। अब ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो सारे लोग उसी जो बंदोबस्त के अंदर मुलवस थे, वो सारे लोग ये दावे कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे। अब क्या इस जुर्म को कैसे तस्वर किया जाए कि इस जुर्म की कितनी कैपेसिटी है, ट्रिवियलिटी है, बड़ा है, छोटा है, क्या है? ये जो अफवाज होती हैं ये अपने वेलर पे, अपने ग्लैमर पे, अपनी शिवलरी पे, ये आप देखते हैं कि हम ड्रम बीट्स करते हैं, या आप देखते हैं हम मेडल सीनों पे सजाते हैं, अफवाज का मुराल ऊंचा रखने के लिए करते हैं। और अगर कोई एक गिरोह किसी मुल्क की अफवाज का
वो मोराल डाउन करने के लिए उनके घरों पर हमले करके, कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करके, 27 छावनियों पर एक ही वक्त में हमला करके वो सिर्फ ये कोशिश करे कि अफवाज का मोराल डाउन किया जाए, तो इससे बड़ी साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ क्या हो सकती है? इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि वो लोग जो आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ बन के खड़े होंगे, आप उनको किसी एक ऐसे एक्ट के अंदर उनके मोराल को लो करने के लिए अपनी पूरी पॉलिटिकल जो आप जमात क्लेम करते थे उसको एक मॉब में कन्वर्ट करेंगे और उस मॉब को आप अटैक पर इंस्टिगेट करेंगे। और फिर देखें, अगर किसी गरीब आदमी की झुग्गी जल जाए तो उसके ऊपर पर्चा होता है घर जलाने का जो नाकाबिले ज़मानत है, या तो पूरा मुल्क जला दिया गया। अब वो लोग जो इनको जलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो घरों में घुसे हैं, जिन्होंने मस्जिदें जलाई हैं, जिन्होंने शोहदा के मुजस्मे तोड़े हैं, जिन्होंने उन पर लाठियाँ बरसाई हैं, जो एक्टिव एयर बेसिस पे मियाँ वाली में जाकर वहाँ पर उसको नज़र आतिश करने के लिए उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है, जो कोर्ट्स के अंदर घुसे हैं और कितने वाइजली सिविल अदालत में नहीं गए, मियाँ वाली की सेशन जज की फौजदारी की अदालत में जाकर वहाँ से सारे के सारे मुकदमों का रिकॉर्ड लेकर चले गए। फिर यहाँ से ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गैर मुल्की भी हैं और जिनके हाथों में वो औजार और हथियार मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो क्या वो नेचुरल प्रोटेस्टर थे जो 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 वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, नॉट एट ऑल। ये सारे लोग एक मनसूबाबंदी के तहत इनकी लीडरशिप के अहकाम को मानते हुए और इसका जो मास्टरमाइंड थे वो इमरान खान थे। अब देखिए, मेरी एक पोजीशन है एज अ स्पीकर, इलेक्ट मुझे किया गया तो उसके बाद मेरे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपसे जेनेरिक हदूद में बात कर रहा हूँ। ISPR का स्टेटमेंट एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स बिल्कुल वाज़ेह दलील के साथ है, और कोई आके इसको झुटलाए ना, कोई बताए कि क्या ये वाक़यात पेश नहीं आए। कोई इंसान अपनी मर्ज़ी की बात कर सकता है, कह सकता है, कोई शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक मौक़िफ़ ढाल के पेश कर सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। क्या ये वाक़यात हमारी आंखों के सामने पेश नहीं आए? अब इसको एक तरफ रख दें और उसके बाद फिर आप एक चादर अपने गिर्द ओढ़ लें, कभी ह्यूमन राइट्स के गार्ब में कि जी हमारे ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। मेरा सीधा सवाल है, पहला सवाल ये है कि क्या वो क्रिमिनल्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस इंजॉय करते हैं जो एक आम सिटीज़न को मुयस्सर हैं? हाँ, मुजरमों के कुछ हकूक़ हैं, लेकिन वो बयान किए गए हैं आइन और कानून के अंदर कि वो क्या हैं। यस, उनको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, ट्रायल हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस मिल रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट हो रही हैं, लेकिन ह्यूमन राइट की गाब में ये मुमकिन नहीं है कि आप अफवाज पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करें, आप पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत के इदारों पर हमला करें और आपके ख़िलाफ़ मुकदमात ना हों। ये मुमकिन नहीं है। एक वक्त में एक बंदा, यार लियाकत अंसारी, प्लीज, आई विल डू इट माई सेल्फ। ये बयानिया भी बनाया गया रफ्तार और इमरान खान का वो आपको ट्विटर अकाउंट भी गुनाह से हो गया है कि वो आपको ऑपरेट कौन कर रहा है, इसलिए क्या? देखिए लियाकत, तारीख एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर हर चीज़ ने चढ़ना होता है, चीज़ें मख्फी नहीं रहती। अब मुझे किसी जाविये से ये समझने की कोशिश करनी है कि एज अ पाकिस्तानी मेरे अपने कुछ मुफादात हैं, तो क्या उन मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल देकर दिया जा सकता है? क्या बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी शेख मुजीबुर रहमान की वो पोजीशन 6 नकात से जो वो लेते हैं, तो तारीख़ के आईने में सब बेनकाब है। आज उसको मिसाल बनाकर अगर किसी एक जमात के सरबरा, ऐसे सरबरा जिनके मुतल्लिक मैं, उनको भी ये पता है, ही नोज़ दैट, कि किसी और को पता ना हो, मुझे पता है कि वो जब वज़ीर आज़म बने तो कौन से 50 अरकान तोड़कर किन इसहाब ने, जिन पर आज वो मुतरज़ हैं, किस इदारे के ज़रिए उनकी लैब में डाले। 32 लोगों की जमात थी उनकी, इसी फ़ौज के कंधों पर चढ़ के, इसी अदलिया के कंधों पर चढ़ के, जिन पर वो मुतरज़ हुए। बाद में साकिब निसार की कोर्ट ने जो किया, मैं उनसे पूछता रह गया बार बार। आज वो साहब जो हैं मोहतरम राणा आफ्ताब, आज वो हमारी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। मैंने 50,000 मरतबा एक सवाल का जवाब साकिब निसार साहब से पूछा कि जो आप 184(3) में वज़ीर आज़म की नाअहली का फ़ैसला कर रहे हैं, उनको सदर जमात भी नहीं रहने दे रहे,
तो आपका मौक़िफ़ ये था कि 62-63 बेशुमार जजमेंट्स के अंदर, जिसमें राणा आफ्ताब की जजमेंट भी थी, कि जब तक 62-63 का ट्रायल ना हो, यानी गवाही कलम बंद ना हो, तब तक उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मियाँ नवाज शरीफ के केस में ये एक मुसलमा असूल आपने क्यों तब्दील किया? अच्छा, कर दिया, मान लिया, हो गया। मैं ये पूछता हूँ कि अगर एक हमायत इसी अदारे की, इन्हीं जजों की आपको मुयस्सर हो और वो लॉपसाइडेड फैसले दें, वो सियासत को अदालत में घसीट कर ले आएँ, अदालत में सियासत करें, सियासी जमातों के सरबराहों का खात्मा करें, गलत है ये सब, मैं मानता हूँ। और ये अगर आप इसकी बुनियाद और पैदावार होंगे, तो उसके बाद जब आपके अपने ऊपर मुकदमात वो होंगे जो फौजदारी नोयत के, जिसको सारी कौम ने देखा है, तो आप इसको इक्वेट नहीं कर सकेंगे। आप अपनी 9 मई के इस बेहिमाना और बगैर सोचे समझे किए इक़दाम को, जिसने बुनियादें हिला कर रख दी, उसको आप किसी तौर पर इक्वेट नहीं कर सकेंगे अपनी उस मिलिशियस कैंपेन के साथ, जब आपने लोगों को, मैं पीछे ज़िंदा नहीं रहना चाहता, जस्ट डोंट वांट टू लिव कि मैं बताता रहूं कि क्या हुआ। मैं इस कौम को आगे की बात बताना चाहता हूं, होप देना चाहता हूं, एंड होप रिमेन्स इन जस्टिस, इंसाफ के अंदर रहेगी। और अगर इंसाफ ये है कि आज कुछ जज साहिबान सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनकी लाइकिंग है किसी के साथ और उनके लिए वो सॉफ्ट जजमेंट्स पास करें, उनको वो दें, रिलीफ दें, उनको वो फिर बैठ के बेंचेस पे पूछें कि जी देखें, अगर आपके जजमेंट्स इन क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि 35 से ज़्यादा फैसले एक मखसूस बेंच एक ही जमात के ख़िलाफ़, तब आपको ये नैब नज़र नहीं आती थी, तब ये हकूक़ नज़र नहीं आते थे, तब ड्यू प्रोसेस नज़र नहीं आता था, तब ये लोगों को विदाउट इवन कन्वर्टिंग द इन्वेस्टिगेशंस इनटू, वो इंक्वायरियाँ तफ्तीश में भी तब्दील नहीं होती थी, पता नहीं चलता था। एक सियासी जमात के सरबराह को बुलाना किसी मुकदमे में, बिठाना किसी में, तब सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शंस जो थी वो कारपेट के नीचे थी। वो 4 साल तक दंदनाता रहा, वो 4 साल तक ज्यादती करता रहा, तब द होल बेंचेस वर साइलेंट। आज अगर वो कोई बात जो किसी जुर्म के मुतल्लिक हो, लोगों के घरों को आग लगाने के मुतल्लिक हो, टेरराइज करने के मुतल्लिक हो, उस पर कोई बात करे तो सुओ मोटोज आ जाते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि 1 साल गुजर गया है, लोगों को अब बाकायदा तौर पे इस जमात के खिलाफ वीडियो एविडेंस भी है, सरकारी अमलाक पे, अफवाज के जो अमलाक पे, उसके वीडियो एविडेंस होने के बावजूद अभी तक 1 साल गुजर जाने के से ज़ायद हो गया और सज़ा नहीं मिली, और सज़ा के बजाय अब तो रिलीफ मिल रहा है और रिहाइयाँ भी मिल रही हैं उनको। आप क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, मैं आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। देखिए, बात ये है, ड्यू प्रोसेस में इसमें कई लोगों के स्केड्यूल इन्वॉल्व होते हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, अक्यूज्ड हैं, प्रोसिक्यूटर हैं। ड्यू प्रोसेस में कुछ एक आधी तारीख या थोड़ा वक्त, फैसले इंसाफ पर मबनी होने चाहिए, ये हमारा तकाजा है। एक के लिए पलड़ा झुकना नहीं चाहिए, एक के लिए उठना नहीं चाहिए, ये भी हमारा तकाजा है। लेकिन मेरी एक इसके साथ एक मैं आपके साथ एक अपना सिर्फ एक थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाती है ना, जिस पर बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है, उसके फिर अपने मेरिट्स होते हैं। क्या ये मेरिटोरियस है? क्या ये बात इंसाफ पर मबनी है कि एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना है और एक जमात आंखों पर बंदी काली पट्टी के उस मसले के मिसदाक के मुताबिक 4 साल तक रिलीफ भी नहीं ले सकती थी? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मेरा इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक लफ्ज़ यूज़ किया, काली भेड़ों का लफ्ज़। देखिए, मैं ये आपने बड़ी आज कल एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने काली भेड़ों की मिसदाक दी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे। हमारी भी दुआ है कि ना हो, ऐसा ना हो। लेकिन अब दरख्वास्त चली गई है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की। आपको लगता है ख़दशात मौजूद हैं कि तौहीन अदालत लगाकर उनको फारिग किया जा सकता है और फिर नवाज शरीफ साहब की ऐसी बातें जो हैं वो हो रही हैं? कितनी देखिए, दीज आर ऑल जस्ट मलिक साहब, ये बता दीजिएगा कि जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, नून लीग का मियां नवाज शरीफ सदर बन गए हैं, उन्होंने उस इजलास में शायद सरदार अब्बासी का भी जिक्र किया और मुफ्ती इस्माइल का भी। क्योंकि आप समझते हैं जो नाराज़ लोग हैं नून लीग के, उनको वापस आना चाहिए और वापस लेना चाहिए, क्या दरअसल?
देखिए, ये मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब एक इंतहाई रवायात के अमीन शख्स हैं और पिछले 5-7 साल में एक ऐसे शख्स के साथ जिसने हमेशा तहजीब में रह के इज़्ज़त के दायरे में सियासत को एक बहुत ही शुस्ता अंदाज से किया। ये सियासत का दायरा जिन्होंने तब्दील किया वो मुजरिम है, इस क्लीवेज को बांटने के, इस नफ़रत को फैलाने के, इस हेट स्पीच के मुजरिम हैं वो। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब से आपको यही तवक्को करनी चाहिए थी जो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, अदलिया से आप समझते हैं कि जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान को रिलीफ दी जाएगी जिस तरह की फैसले आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो जराइम हैं 190 मिलियन पाउंड, देन दोज स्टोरीज ऑफ, आप सब गवाह हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल तक पंजाब में जो करप्शन का बाजा बजा, आप मुझे बताएं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, मुझे दिखाएं ना कहाँ पर कैसे, मुझे बताएं ना अपॉइंटमेंट्स पर कैसे, मुझे बताएं ना ये जो सीसॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ आईजीज एंड चीफ सेक्रेटरीज एंड देन, और फिर आप देखें जिसके बैग में डस्का का एग्जाम्पल हो, डस्का के इलेक्शन को, कैन दैट पार्टी क्लेम समथिंग? और पूरे मुल्क में शोर मचाया हुआ है कि जी 47, 45, व्हाट नॉनसेंस। सिर्फ 25 दरख्वास्तें हैं कोर्ट में, 25, इससे ज़्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटिशंस नहीं है। तो क्लेम क्या है भाई? आई आस्क, मैं पूछता हूँ। तो ये वही दोबारा से रील शुरू है जो मेरे पे अब कुछ हदूदो कयूद हैं बतौर स्पीकर, मैं एक ख़ास लाइन से आगे जा नहीं पा रहा, नहीं तो मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के चला जाऊँ।